नमस्कार दोस्तों, जीसीजी विदेश जागीर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली जो इंग्लिश की क्लास थी उसमें हमने पढ़े थे टेंस, और टेंस में हमने जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका पहला प्रकार पढ़ लिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो आज प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार है वो दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कार्य कौन कौन से हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। देखिए, कंटीन्यूअस यानी क्या होता है, यानी जारी, वे कार्य जो अभी तक जारी है यानी कि पूरे नहीं हुए हैं, तो उन कार्यों को सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिया जाता है। अब देखिए इसकी पहचान, तो इसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो हिंदी में क्या होती है, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी जो हिंदी में पहचान होती है, क्रिया के अंत में जो पहचान होती है वो आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर आपको मिलेगा हुआ है, हुई है, या फिर हुए हैं। अब देखिए, जो इसकी इंग्लिश में पहचान होती है यानी कि एडवर्ब, वो एडवर्ब कौन सी होती है। एडवर्ब देखिए, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में आपको नाउन मिल जाए, नाउ एंड एज मिल जाए, दिस मॉर्निंग, या फिर आप बोल सकते हो दिस इवनिंग, दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, टुडे, currently, still, at this moment, etc। या वे वाक्य या वे शब्द जिनसे हमें पता चले कि कार्य अभी भी जारी है, कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं। जो इसकी एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ एट एज, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, टुडे, करंटली, स्टिल, एट दिस मोमेंट, etc। यानी कि ये जो हमारी एडवर्ब है वो किसी भी सेंटेंस में हमें ये मिल जाए तो उनमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसकी आगे स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर या फिर रूल होती है वो क्या होती है, इसमें सबसे पहले लिया जाता है सब्जेक्ट। कोई भी टेंस हो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट काम में लिया जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके अंत में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट या फिर अदर। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये तो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम या फिर आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस साथ में क्या लगेगा, नोट, क्योंकि ये
प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको मिलेंगे। और इसी प्रकार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी भी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले लिया जाता है। तो इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों यदि साथ में जोड़ते हैं, यानी जिस वाक्य में पर्सन भी पूछे और उस वाक्य में नहीं भी हो, तो क्या होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं। अब आइए इनके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल से पहले जो हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, इज, एम और आर, इनका प्रयोग देखिए कि इनका प्रयोग किन किन के साथ में होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है सिंगुलर के साथ। जो आप, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग। और जो एम का प्रयोग होता है वो होता है आई के साथ। यदि आपका सब्जेक्ट आई, या हिंदी में हम बोले तो मैं है, तो एम का प्रयोग होता है। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो किसका प्रयोग करते हैं, आर का। इसका प्रयोग एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ यानी मैं के साथ, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ में करते हैं। अब देखिए कुछ इनकी एग्जांपल्स में ले रहा हूं। पहले एक दो जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं वो ले रहा हूं हिंदी में, क्योंकि परीक्षा में जितने भी टेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी में नहीं आते हैं। वो क्या आते हैं, मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फिल करना रहता है। लेकिन टेंस है हमारे और भी काम आता है, इसलिए सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस देखेंगे, दो चार कि उनको बनाने का तरीका कैसे होता है। जैसे वह अपनी गुड़िया से खेल रही है। यदि आप हिंदी के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हिंदी में हमें सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है वो किस में है। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखिए, पहचान क्या है, रही है। तो आपको पता है कि कार्य जारी है, इसमें जो खेल रही है वो क्या है, कार्य जारी है। या फिर आपको मैंने पहचान बताई थी कि क्रिया के अंत में क्या मिलेगा आपको, रहा है, रही है या फिर रहे हैं। तो रही है से हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे याद सीधा कर लो। एस का मतलब सब्जेक्ट, एस का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। एम का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, और ओ का मतलब होता है अदर या फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर देखो कर्ता। अब कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य कर रहा है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, खेलने का, और ये खेलने का कार्य कौन कर रहा है, वह है। और पीछे पीछे यहाँ पे क्या दे रखा है, रही है। तो यहाँ पे आपका कर्ता है वो तो हो गया वह, और वह को हम बोलते हैं सी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इन तीनों में से एक चूज करना है, इज, एम, आर। तो सी के साथ में क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। अब देखिए कुछ साइड में, ही, सी, इट, और किसी भी व्यक्ति का नाम, केवल एक नाम, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनको उनके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट की क्रिया इस लगाते हैं, इसमें ध्यान रखना। तो ही, सी, इट और एक व्यक्ति के नेम के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। यदि इनको छोड़कर है वी, दे, यू, तो हमें आर का प्रयोग करेंगे, और आई सब्जेक्ट है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो सी, इज हेल्पिंग वर्ब हमारी डन
फिर देखिए मेन वर्ब मुख्य क्रिया, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, खेलने का, और खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले। मेन वर्ब लिख दिया और मेन वर्ब के साथ में क्या आता है, आईएनजी, तो प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रही है, विथ हर डॉल, अपनी गुड़िया के साथ। बाकी बचा वो पीछे, जो ऑब्जेक्ट हो गया वो आपका पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हर क्यों है, हर यहाँ पे यदि सी है तो यहाँ पे हर, यदि यहाँ पे ही होता तो वहां पे होता हिच। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह पत्र लिख रहा है। दूसरा सेंटेंस है, वह पत्र लिख रहा है, पीछे क्या है, रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बनेगा। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्योंकि लिखने का कार्य कौन कर रहा है, वह ही तो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ही पत्र लिख रहा है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ में इसका प्रयोग करना है, ही इज। फिर है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें मुख्य कार्य क्या हो रहा है, लिखने का, और लिखने को हम बोलते हैं राइट, ही इज राइटिंग। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। अब इस यदि दूसरे सेंटेंस को आप नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हो, वो देखिए कैसे होगा। यदि आप इन्हें नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें तो कैसे होगा, इसके बाद में क्या आता है, नोट, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे इसके बाद में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। यदि आपने नोट लगा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। अब यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब पर्सनवाचक वाक्य, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी है, किसी भी टेंस हो उसमें क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी है, तो इसमें से इसको आगे ले लो, केवल और केवल इसको आगे ले लो, बाकी जो है वो वैसा का वैसा, वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखिए इसके प्रयोग, यानी कि यूजेज। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या है, वे कार्य जो इसी समय जारी हो, वे कार्य जो इसी समय जारी हो, इनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, योर टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5, योर टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5, तुम्हारे अध्यापक तुम्हें चैप्टर 5 पांचवा पाठ या पांचवा अध्याय पढ़ा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, लड़कियां विद्यालय जा रही है। अब इस टेंस में कार्य क्या हो रहा है, अभी भी जा रही है, जो जाने का कार्य है वो अभी भी क्या है, जा रही है, क्योंकि लड़कियां स्कूल जा रही है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तीसरा जो एग्जांपल है वो देखिए, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। और जो चौथा एग्जांपल है वो देखिए, आई एम वॉचिंग
मूवी, आई एम वॉचिंग ए मूवी, मैं एक मूवी या फिल्म को देख रहा हूँ। तो इसमें जो कार्य क्या है, जो मूवी देखने का कार्य है वो अभी भी क्या है, जारी। तो पहला नियम क्या है कि वे कार्य जो इसी समय में क्या हो, जारी हो, यानी कि अभी तक खत्म नहीं हुए वे उनको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और अब देखिए रूल नंबर 2। अब देखिए जो रूल नंबर 2 है वो क्या है, इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर से मतलब निकट भविष्य, वे कार्य जो भविष्य में जल्दी होने वाले हैं, निकट भविष्य, निकट भविष्य में जो फ्यूचर फिक्स प्लान होते हैं, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान, जो निकट भविष्य के फ्यूचर फिक्स प्लान होते हैं, यानी कि जो पहले पूर्व से ही निर्धारित रहते हैं, उनको, उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग, इस शाम को वह गा रही है। तो ये कार्य तो क्या हो रहा है, भविष्य में, यानी कि जो कार्य हो रहा है उसमें पहले ही बता दिया वह गा रही है, लेकिन ये कार्य होगा कब, इस शाम को, यानी कि भविष्य में होगा। तो जल्दी होने वाले जो कार्य होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे ही इज गोइंग टू जयपुर टुनाइट, ही इज गोइंग टू जयपुर टुनाइट, आज रात वह जयपुर जा रहा है। अब देखिए जो रूल नंबर 3 है वो क्या है, पहला रूल नंबर 3 क्या है कि इस सेंटेंस का प्रयोग इंटेंशन यानी कि इरादा या फिर लाइक्लीहुड संभावना प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसका प्रयोग इंटेंशन यानी इरादे को और लाइक्लीहुड संभावना को भी प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, आई एम going to see my father, I am going to see my father, मैं अपने पिताजी को देखने जा रहा हूँ, मैं अपने पिताजी को देखने जा रहा हूँ। तो ये किस इंटेंशन से देख जा रहा है कि मैं अपने पिताजी को देखने जा रहा हूँ, तो इसका इरादा है पिताजी को देखने का। दूसरा एग्जांपल है वो देखिए, he is going to die, he is going to die, वह मरने जा रहा है। तो इसमें क्या संभावना है, शायद वह मरने जा रहा है। तो इसमें जो हो रही है वो लाइक्लीहुड यानी संभावना प्रकट हो रही है। और जो अपना पहला एग्जांपल है उसमें क्या हो रहा है, उसमें इरादा प्रकट हो रहा है कि वह अपने पिताजी को देखने जा रहा है। और जो दूसरा एग्जांपल है उसमें क्या है, शायद, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वह मरने जा रहा है, शायद वह मरने जा रहा है, लेकिन हो भी सकता है कि वो और
इससे क्या होता है, संभावना प्रकट होती है। तो नमस्कार मित्रों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और अधिक चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।